हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम प्रेप। इस वीडियो में हम इग्नू के MPSC 6 पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपको 2.5 पेजेस लिखने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जो कि है डिस्कस गांधी विजन ऑफ पीस, कि गांधी जी का क्या नजरिया था पीस को लेकर। गांधी जी पीस के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, तो हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। गांधी जी बिलीव दैट पीस इज नॉट जस्ट द एंड ऑफ वॉर बट अ वे ऑफ लिविंग विद लव, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कि गांधी जी ये मानते थे कि जो पीस है वो सिर्फ वॉर खत्म करने से नहीं आता, हमें अपनी लिविंग को अच्छा करना होगा, ट्रुथ से, लव से, नॉन वायलेंस से। ठीक है, मतलब हमें ये सारे पाथ चूज करने पड़ेंगे नॉन वायलेंस का। उनके लिए रियल पीस का मतलब था कि साथ मिलकर रहना, वो भी रिस्पेक्ट, जस्टिस एंड नो हेट्रेड। किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं होने चाहिए। पीस, उन्होंने कहा कि जो पीस है वो 1% से शुरू होता है, वो पूरे देश में स्प्रेड हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है। उनका विजन क्या था पीस को लेकर। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ हिज विजन। सबसे पहला है लिविंग विद नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। कि गांधी जी बोलते थे, गांधी जी ये बिलीव करते थे कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी वे में। ठीक है, किसी भी तरीके से हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे एक्शंस हो, चाहे वो हमारे वर्ड्स हो, चाहे वो हमारे थॉट्स हो। ठीक है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए। यही हमारे पीस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड इज जस्टिस फॉर ऑल। गांधी जी बोलते थे कि चाहे कोई पुअर पीपल हो, लोअर कास्ट हो या फिर वो वीक हो, हमें सबको ही इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबके साथ ही हमें फेयर रहना चाहिए। ठीक है, हमें विदाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब बिना जस्टिस और इक्वालिटी के हम रियल पीस नहीं लेके आ सकते। थर्ड इज सेल्फ रूल एंड स्ट्रॉन्ग विलेजेस। गांधी जी का सपना था कि सभी जो विलेजेस है, सभी जो गांव है, वो आप खुद में बहुत स्ट्रांग हो, वो अपना ध्यान खुद रख पाए, उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। ही वॉन्टेड पीपल टू वर्क टुगेदर। वो चाहते थे कि सभी लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें और सिंपली लिविंग रखें। फोर्थ इज रिलीजियस हार्मनी। गांधी जी बिलीव दैट all religions are equal and people should live together peacefully no matter what religion they follow। कि गांधी जी बिलीव करते थे कि सभी रिलीजन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी रिलीजन्स इक्वल होते हैं और जो पीपल हैं वो साथ मिलकर रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज पीस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। कि हम खुद से ही पीस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम गुस्सा करें, हम ईगो में रहे, हम ग्रीड करें, तो हम उससे पीस नहीं लेके आ सकते। हमें हमारे एंगर को, हमारे ईगो को, हमारे ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए। हमें वी मस्ट बी पीसफुल इन आवर ओन हार्ट्स। गांधी जी ये मानते थे। पीस इन द वर्ल्ड। गांधी जी बिलीव दैट कंट्रीज शुड नॉट फाइट वॉर्स। कि कंट्रीज को, गांधी जी ये बिलीव करते थे कि कंट्रीज को फाइट नहीं करनी चाहिए, यहाँ की इस बदले उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए पीस के साथ, फ्रेंडशिप के साथ, टॉक्स, नेगोशिएशन, डायलॉग्स, इन सब वे में उनको अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी चाहिए, ना कि वायलेंस और वेपन्स के थ्रू। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि गांधी जी इस विजन ऑफ पीस वॉज सिंपल बट पावरफुल। उनका विजन पीस को लेकर बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो ये, उन्होंने बहुत ही वर्ल्ड में चेंजेस लाने की कोशिश की और वो चेंजेस लाई भी विदाउट वॉयलेंस, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक है, बिना फिजिकल फाइट्स के। जो उनका ये आइडिया है वो आज भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये पूरे वर्ल्ड को फुल ऑफ ट्रुथ, लव एंड फेयरनेस और पीस ला सकते हैं। पूरे भारत में, मतलब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये प्यार और ट्रुथ, फेयरनेस और पीस ला सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा डिफाइन ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स। कि ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है ये हमें बताना है। Human security concerns refer to the broad range of threats and challenges that affect the safety, dignity and freedom of the individuals। Human security concerns का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा threats होना और challenges आना किस पे, ह्यूमन सिक्योरिटी पे, कि ह्यूमन सेफ फील ना करे, वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स ना हो उनके पास। ठीक है, मिलिट्री
थ्रेट्स हो उनके पास। ये लेकिन जो ये हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग होता है किससे? स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी से। जो स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी होता है वो फोकस करता है कि हमारे टेरिटोरियल बॉडी के पास सिक्योरिटी हो, ठीक है, मतलब हमारे बॉर्डर्स एकदम सेफ हों, हमारी नेशनल सर्जनिटी एकदम सेफ हो। लेकिन जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है इंडिविजुअल्स पर, कम्युनिटीज पर, ठीक है, emphasizing their right to live free from the fear, want and dignity। ये बोलता है कि हमारे पास राइट है, ठीक है, कि हमें बिना किसी डर के जीना है, रहना है, और ये राइट हमें चाहिए भी, और इंडिग्निटी से। उसके बाद हम की डायमेंशंस देखते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के। की डायमेंशंस में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, जो कि जिसने 1994 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 7 कोर एरियाज बताए, किसके बारे में? ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में। ये 7 एरियाज जिस पे हमें ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न होने ही चाहिए, जिसके लिए ह्यूमन हमेशा कंसर्न रहता है कि अगर हमारे पास ये 7 सिक्योरिटीज नहीं होगी तो उसका सर्वाइवल मुश्किल होगा, वो टेंशन में रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मांगता है ह्यूमन कि भाई उसके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके पास एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, उसके पास स्टेबल रिसोर्सेज होने चाहिए, बेसिक रिसोर्सेज होने चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, शेल्टर हो या लाइवलीहुड हो। सेकेंड पॉइंट इज फूड सिक्योरिटी, एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड नेसेसरी फॉर अ हेल्दी लाइफ। ह्यूमन को एक सेफ और सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। हेल्थ सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए? हमारे पास प्रोटेक्शन करने, हम प्रोटेक्टेड होने चाहिए डिजीजेज से, कि हम प्रोटेक्टेड रह पाएँ, हम ठीक रह पाएँ, ठीक है, मेडिकल केयर हम यूज़ कर पाएँ और अपनी कंडीशंस सुधार पाएँ, हेल्थ कंडीशंस। फोर्थ पॉइंट इज इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, कि हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज, कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए इन्वायरमेंटल एरियाज में भी, कि पोल्यूशन ना हो, हमारे नेचुरल डिजास्टर्स ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो। फिफ्थ इज पर्सनल सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल वायलेंस, क्राइम, डोमेस्टिक अब्यूज एंड टेररिज्म, कि हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल वायलेंस ना हो, कोई भी क्राइम ना हो, कोई भी डोमेस्टिक अब्यूज ना हो, टेररिज्म ना हो, तब हमारी पर्सनल सिक्योरिटी हमारे पास होगी। सिक्स पॉइंट इज कम्युनिटी सिक्योरिटी, कि सभी चाहते हैं कि वो अपने कल्चरल को, अपने एथनिक को प्रिजर्व करके रखें, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। सेवन पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, एक्सेस टू जस्टिस एंड फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल रिप्रेशन, कि सभी ह्यूमंस के पास क्या होनी चाहिए? बेसिक राइट्स होने चाहिए, वो अपने लिए न्याय के लिए लड़ पाए, वो अपने लिए फाइट कर पाए, वो अपने लिए, सभी के पास फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी में ये आएगा। बाय ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स मैटर, कि क्यों ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो इतना ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इसमें आप एक पॉइंट भी डाल सकते हैं कि दे रिकॉग्नाइज इंटरकनेक्टेड थ्रेड्स वेयर पॉवर्टी, inequality, environmental stress and political stability are all seen as potential sources of conflict। ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो पीपल सेंटर्ड होता है, ठीक है, पीपल के डेवलपमेंट के लिए होता है, पीस बिल्डिंग के लिए होता है, और वो सभी ह्यूमन को क्या देता है? सेफ्टी देता है सभी स्पेस ऑफ लाइफ में, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, इन्वायरमेंटल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है। अगर हम देखें इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, पेंडेमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज, द रेलेवेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आर इंक्रीज। इन सब इश्यूज की वजह से जो हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इसके बाद हम लास्ट में थोड़ा सा अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं, जो कि बता देता है कि जो हमारा जो ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स वो एक शिफ्ट है, वो इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट टू प्रायोरिटाइजिंग द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स की प्रायोरिटी को फोकस करता है, ठीक है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। ये सब आप इस पे लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीस मूवमेंट्स, कि अब पीस मूवमेंट क्या होता है, इस पे हमें शॉर्ट नोट लिखने होंगे। पीस मूवमेंट्स मतलब जो भी मूवमेंट्स हुए किसके लिए? पीस के लिए, वो हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। पीस मूवमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स और सिविल
societies organization aimed at promoting non-violence, opposing war and militarism and advocating for peaceful conflict resolution. ये जो पीस मूवमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे इंडिविजुअल्स ने, ठीक है। इंडिविजुअल्स ने भी करे, ग्रुप ने भी करे, सोसाइटीज ने भी करे, ताकि वो क्या कर पाए, वायलेंस को ख़त्म कर पाए, ठीक है, वॉर को ख़त्म कर पाए, मिलिटरिज्म को ख़त्म कर पाए। इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट्स किए थे। और उन्होंने कौन सा पाथ चूज़ किया, नॉन वायलेंस का पाथ चूज़ किया, ठीक है, पीस के लिए। These movements have historically emerged in response to war, state repression, social injustice, environmental degradation and systematic inequalities. ये जो भी हमारे मूवमेंट्स थे ये किसके रिस्पॉन्स में हुए, अगर कोई वॉर हुई तो मूवमेंट्स हुए, स्टेट रिप्रेशन हुआ तो मूवमेंट हुए, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हुए, इन्वायरमेंट को हार्म किया जा रहा है तो मूवमेंट्स किए गए, ठीक है। कहीं पे सिस्टम में इनइक्वालिटीज आ रही है, चाहे वो हमारी अनटचेबिलिटीज वाला इशू हो, चाहे वो हमारा एंटी अपार्थाइड वाला इशू हो, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में हम देख सकते हैं हमारा चिपको मूवमेंट हुआ, हमारा भूदान वाला हुआ, ठीक है। तो इसमें ये सारे हम लिख सकते हैं। एट द कोर पीस मूवमेंट सीक टू द फोस्टर अ मोर ह्यूमन एंड नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर। और इसमें साफ साफ सब सभी मूवमेंट्स में एक बात कॉमन थी, पीस मेंटेन करने के लिए कि सब ने नॉन वायलेंट मेथड्स यूज करे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या नेचर रहा पीस मूवमेंट्स का, वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे। पीस मूवमेंट आर ऑफन नॉन स्टेट ग्रास रूट इनिशिएटिव दैट एम्फसाइज द यूज ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये सारे नॉन स्टेट थे, इनका कोई भी स्टेट नहीं था, ये सिर्फ इनिशिएटिव्स थे, ठीक है। ये सिर्फ इनिशिएटिव से किसी भी अनजस्टिस के लिए, किसी भी गलत चीज़ों के लिए। इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किए, सिविल डिसोबीडियंस को फॉलो किया, पब्लिक एडवोकेसी की, कैंपेन्स की अवेयरनेस के लिए, ठीक है। और इनका मेन गोल क्या था, मेन गोल था इनका द प्रिवेंशन ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, द एबोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड अदर वेपन्स, कि भाई न्यूक्लियर यूज वेपन्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब सारी हमारी डिस्ट्रक्शन फैला देते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ह्यूमन राइट्स के लिए करे, सोशल जस्टिस दिलाने के लिए करे, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट्स था, ठीक है, जो हमने अभी बात की। पीस मेंटेन करने के लिए था कि हम पीस ला सकते हैं डायलॉग और नेगोशिएशन के थ्रू, ये सब बातें इसमें की थी। पीस मूवमेंट्स फंक्शन एट लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। पीस मूवमेंट ने हर लेवल पे काम किया, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे ग्लोबल वर्ल्ड के इश्यूज हो, सभी पे उसने काम किया, ठीक है। एंड ऑफन इंटरसेक्ट विद अदर्स स्ट्रगल्स, और बहुत सारे अदर स्ट्रगल्स पीछे थे, जैसे एंटी कॉलोनियलिज्म था, हमारा फेमिनिज्म वाला इशू था, इन्वायरमेंटलिज्म वाला इशू था, सभी पे उसने काम किया। उसके बाद हम आते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स की जो मैंने बात की, जिसमें आप गांधीयन मूवमेंट इन इंडिया का लिख सकते हो कि गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारी फिलॉसफी फॉलो की थी, चाहे वो अहिंसा हो, नॉन वायलेंस वाली, सत्याग्रह हो, ट्रुथ फोर्स, ठीक है। ये सारे इन्होंने अपने जो पीस मूवमेंट्स को बहुत बेहतर बनाने के लिए यूज़ की थी। एंटी वियतनाम वॉर movement USA, a massive protest movement in 1960s and 70s involving student intellectuals and civil rights groups which criticized US involvement in the Vietnam War, ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। थर्ड वाला है हमारा कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसअपार्टमेंट, a British peace movement advocating the unilateral nuclear disarmament and opposing local nuclear arm races. नर्मदा बचाओ आंदोलन इंडिया, a non-violent movement led by the Medha Patkar against large dam projects on the Narmada River, highlighting the displacement of marginalized communities and environmental degradation. ये सारे आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो अपने आंसर्स में, अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये तो हमें पता ही है, मेधा पाटकर जी ने किया था, और इन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि जो एक बहुत ही बड़ा डैम बना रहे थे नर्मदा रिवर पर, ये नहीं चाहती थी कि जो हमारे जो ट्राइबल पीपल हैं या जो हमारे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया जाए, ठीक है। और इन्हें ये भी पता था कि ये जो हमारा डैम होगा ये हमारे ना ही कम्युनिटीज़ को, हमारे इन्वायरमेंटल की भी बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म करेगा। अब हम इसमें लिख सकते हैं ये जो हमारा पीस मूवमेंट वाला है कि क्या क्या सिग्निफिकेंस रहे हमारे पीस मूवमेंट्स के।
Significance: peace movements play a crucial role in shaping public opinion, influencing policy, and promoting alternative approaches to conflict resolution. They challenge the dominant narratives of materialism, militarism, and state-centered security, offering the vision of peace rooted in justice, inclusivity, and non-violence. Moreover, they act as watchdogs in democracies and as voices for the voiceless and authoritarian regimes. ये जो हमारा पीस मूवमेंट्स था, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को बनाने में। ठीक है, अगर हम पीसफुली कोई मूवमेंट करना चाहे तो उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ बनेंगे, ओपिनियंस बनेंगे, वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा, वो सभी के अलग अलग अल्टरनेटिव अप्रोचेस को निकलेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। लास्ट में हम एक कंक्लूजन ऐड करेंगे छोटा सा अपने आंसर को एंडिंग देने के लिए, कि जो हमारे पीस मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, असेंशियल पार्ट्स हैं ग्लोबल एफर्ट के लिए, ताकि हम नॉन वायलेंट के थ्रू अपने वर्ल्ड में पीस ला पाएँ। ठीक है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चरल कॉजेज़ होते हैं कि जिनकी वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गई, ऑपरेशन हो गया, कोई इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, उसके थ्रू हमारे बहुत सारे इश्यूज जनरेट हो जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टू अब्सेंस ऑफ वॉर, ये हमारी वॉर को ना ही कम करते हैं, ये एक पॉजिटिव पीस भी लेके आते हैं, ह्यूमन डिग्निटी भी लेके आते हैं, और सोशल जस्टिस भी दिलाते हैं लोगों को। कौन? हमारे पीस मूवमेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन पे आने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस आप देख पाओ और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। शायद आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। वट इज़ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेज टू स्टडी पीस? तो कौन कौन सी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेज है पीस लाने के लिए? ठीक है, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेज ट्राई टू अंडरस्टैंड पीस by looking at how money, power and resources are controlled in a society. पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच ट्राई करती है ये समझने के लिए, पीस को समझने के लिए, कि कैसे हम मनी, पावर और रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं इन सोसाइटी में। कि ये फोकस करती है कि कैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट और अनफेयर सिस्टम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को और वायलेंस को बढ़ाता है, एनहेंस करते हैं। कौन कौन से की पॉइंट्स है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेस के? फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट। जो भी हम देखते हैं कि हमारी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इकोनॉमिक बेस पे, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, कुछ पुअर हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जो कि एंगर और टेंशन क्रिएट करता है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, लैंड नहीं है, फूड नहीं है और एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए उनको प्रोटेस्ट करना पड़ता है और इसलिए उनको वॉयलेंट मूवमेंट की हेल्प से, मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं वॉयलेंट मूवमेंट के थ्रू, जो कि सही नहीं है। बट ऐसा है, शायद उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता होगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए, कि इन इंडिया सम ट्राइबल एंड रूरल पीपल जॉइन द नक्सलाइट मूवमेंट बिकॉज दे फेल्ट इग्नोर्ड, पुअर एंड लैंडलेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज प्रॉब्लम विद फ्री मार्केट इकोनॉमी। इन अ फ्री मार्केट सिस्टम, big companies often earn a lot of profit, but poor people may lose jobs or land. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो फ्री मार्केट सिस्टम है, जो बड़ी कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन जो पुअर पीपल है उन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ती है, कभी कभी उनका लैंड भी चला जाता है। ठीक है, मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, हाईवेज और इंडस्ट्रीज डिस्प्लेस पीपल एंड मेक देम मोर पुअर। बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, हाँ जी मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है एग्जांपल में, कि जैसे कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उन्होंने बहुत पीसफुली डैम के अगेंस्ट ये मूवमेंट किया था, ताकि जो बहुत सारे लोग हैं, थाउजेंड ऑफ पीपल को डिस्प्लेस ना किया जाए। ओके, उसके बाद है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इज अनइक्वल, कि पुअर कंट्रीज often suffer due to unfair trade rules, foreign debt and pressure from rich countries. ये जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, कभी कभी उनको अनफेयर ट्रेड करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉरेन डेब्ट देना पड़ता है, बड़ी कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़ जो है वो उनको प्रेशराइज करती है,
द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच सेज ग्लोबल इनइक्वालिटी ऑल्सो लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है वो बोलती है कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो भी कॉन्फ्लिक्ट कॉज करती है, वो भी उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, माइग्रेशन हो रहे हैं, इंस्टेबिलिटी आ रही है हमारे वर्ल्ड में। इसमें हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि मैनी कंट्रीज फेस प्रोटेस्ट आफ्टर दे हैड टू कट वेलफेयर programs due to World Bank IMF loans and conditions. Last point is class conflict and power imbalance. This approach also looks at how different classes, rich versus poor, landowners versus workers, struggle over power. कैसे ये जो हमारा डिसबैलेंस है हमारी सोसाइटी में, जो हमारी डिफरेंट क्लासेस है सोसाइटी में, कैसे ये पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, रिच में कंट्रोल, जो रिच पीपल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं लैंड को, मनी को, पॉलिटिक्स को, लेकिन जो पुअर पीपल हैं वो सिर्फ पॉवर्टी में ही रह जाते हैं, स्ट्रक्ड रह जाते हैं। एग्जाम्पल, मैनी पीजेंट्स मूवमेंट्स इन एशिया एंड लैटिन अमेरिका बिगन बिकॉज फार्मर्स वांटेड लैंड राइट्स एंड फेयर वेजेस। इसमें आप ये लिख सकते हो। उसके बाद व्हाट दिस अप्रोच सजेस्ट फॉर पीस, कैसे ये अप्रोचेस पीस लाने की बात करते हैं। टू बिल्ड रियल एंड लास्टिंग पीस द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच सेज वी मस्ट रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये जो अप्रोच है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, ये बोलती है कि हमें सबसे पहले तो इनइक्वालिटी ख़त्म करनी चाहिए पीस लाने के लिए। हमें लोगों को क्या देनी चाहिए, जॉब देनी चाहिए, लैंड देनी चाहिए, फूड देना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि जो हमारी वर्ल्ड में पीस आ पाए। People make fair economic policies include poor and marginalized in decision making, कि हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए, और उनके लिए डिसीजंस लेने चाहिए ताकि वो अपनी बेटर लाइफ जी पाए। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंक्लूजन। यहाँ पे आप इसको आंसर एंड करने के लिए एक छोटा सा कंक्लूजन भी डाल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है ये हमें ट्रू पीस के बारे में टेल्स अस दैट ट्रू पीस इज़ नॉट जस्ट अबाउट एंडिंग वॉर, कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है ये हमें बताता है कि सिर्फ वॉर ख़त्म करने से ही पीस नहीं आता, हमें इनजस्टिस और पॉवर्टी को ख़त्म करना होगा। इफ़ पीपल लिव इन डिग्निटी विद इक्वल राइट्स एंड रिसोर्सेज दैन पीस कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। अगर लोग डिग्निटी के साथ और इक्वल राइट्स के साथ रहेंगे, रिसोर्सेज के साथ रहेंगे, तो ही एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग पीस हो पाता है। ठीक है, विदाउट इकोनॉमिक फेयरनेस पीपल विल ऑलवेज बी वीक एंड टेम्परेरी। अगर हम इकोनॉमिक फेयरनेस नहीं रखेंगे तो फिर पीस कभी भी नहीं ठीक रह पाएगा, मतलब पीस मेंटेन नहीं हो पाएगा और वीक और टेम्परेरी रहेगा। कभी भी वॉयलेशन हो गया, कभी भी वायलेंस हो रही है, कहीं भी अनजस्टिस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, ये सब चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फोर्थ क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्कस द रोल ऑफ द स्टेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। ठीक है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट दैट हैपन्स विद इन अ कंट्री नॉट बिटवीन टू कंट्रीज। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी कंट्री के अंदर ही हो। ठीक है, मतलब बाकी कंट्रीज़ के बीच नहीं, दो कंट्रीज़ के बीच नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे कंट्री के अंदर ही हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। These conflicts can be between the government and the groups like rebels, ethnic communities or regional movements. ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये गवर्नमेंट के साथ भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के हो रहे हो, पीपल के हो रहे हो, एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच में हो रहे हो, रीजनल मूवमेंट्स हो रहे हो, ये सब क्या होंगे, हमारे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। दे कैन बी ड्यू टू पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल एंड सोशल इनजस्टिस। ये सारे जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है ये किस वजह से हो सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से, कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस हो रहा है किसी के साथ उसकी वजह से। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होंगे। द स्टेट हियर गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग, रिड्यूसिंग एंड सॉल्विंग सच कॉन्फ्लिक्ट्स। और ऐसे ही इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने में, कम करने में और सॉल्व कराने में। ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं, क्या क्या रोल है इसका। ठीक है, हमें रोल बताना है ना स्टेट का, तो क्या क्या रोल है यहाँ पे हमने यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है।
कि फर्स्ट है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अगर हम लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे तो भी हम क्या लेके आ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। स्टेट्स के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस कर सकते हैं। द फर्स्ट जॉब ऑफ द स्टेट इज टू कीप पीपल सेफ। सबसे पहले जो स्टेट है यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है, उसका क्या रोल है कि वो पीपल को सेफ रखें। ठीक है। द स्टेट यूजेज द पॉलिसी आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेज टू स्टॉप वायलेंस एंड ब्रिंग बैक पीस। जो स्टेट है वो यूज कर सकती है पुलिस को, आर्मीज को, सिक्योरिटी फोर्सेज को, ताकि वो वायलेंस को कम कर पाए और पीस वापस से हमारे वर्ल्ड में या हमारी कंट्री में लेकर आ पाए। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो, सेंडिंग द आर्मी और सीआरपीएफ ड्यूरिंग रोइड्स व्हेन देयर इज अ टेररिस्ट अटैक। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज स्टार्टिंग डायलॉग एंड पीस टॉक। हमें बातचीत करके, नेगोशिएशन से, शांति से बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि हमें वायलेंस से एक्शंस लेने चाहिए। The government can talk with rebels or protest groups to understand their demands and solve the conflict through डिस्कशन इंस्टेड ऑफ वायलेंस। कि जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, शांति से बात करनी चाहिए, जो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है उनसे उनकी डिमांड्स को समझना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए और फिर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहिए, ना कि वायलेंस के थ्रू। थर्ड पॉइंट इज सॉल्विंग रूट प्रॉब्लम। कि गवर्नमेंट जो है उनको रूट प्रॉब्लम देखनी चाहिए कि कहाँ से ये जो मेन इशू आ रहा है या मेन प्रॉब्लम जो हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए। जैसे कि मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन बिकॉज पीपल आर पुअर, लैंडलेस, जॉबलेस और फील इग्नोर्ड। द स्टेट कैन स्टार्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, गिव जॉब्स, बिल्ड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड इम्प्रूव लिव्स इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। ठीक है। ये सारे जो एक्शंस हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोई पुअर है, कोई लैंडलेस है, कोई जॉबलेस है, तो इसलिए वो उन्हें लगता है कि वो इग्नोर्ड हो रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है हमारी, उनको क्या लेना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराने चाहिए, जॉब्स देने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए और पीपल की जो लिव्स है उसको इम्प्रूव कराने के लिए कोई एक्शंस लेने चाहिए ताकि जो रूट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर और ट्राइबल एरियाज। फोर्थ पॉइंट इज power sharing and autonomy. Sometimes conflict happen with people feel their identity और culture is not respected. कभी कभी लोगों को लगता है कि जो उनकी आइडेंटिटी है या पीपल को ये लगता है कि उनके आइडेंटिटी और उनका जो कल्चर है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो इग्नोर्ड हो रहे हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, न्यू स्टेट्स can create new states and give autonomy to local areas to help people feel included. तो लोगों को ऐसे ही कोई न्यू स्टेट बना देनी चाहिए या फिर लोकल पीपल की हेल्प करनी चाहिए ताकि उन्हें इंक्लूडेड फील हो। जैसे कि इंडिया में भी ऐसे हुआ कि हमने तेलंगाना का क्रिएशन किया। ठीक है। गवर्नमेंट ने न्यू स्टेट बनाया तेलंगाना ताकि उनको स्पेशल पावर्स दी जाए, इनको ट्राइबल काउंसिल्स को। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है लीगल एक्शन एंड जस्टिस। द स्टेट कैन यूज लॉज एंड कोर्ट्स to punish people who cause violence and protect those who suffer। कि गवर्नमेंट को भी लीगल एक्शन लेने चाहिए या ऐसे लॉज बनाने चाहिए और कोर्ट को भी ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जो उनको पनिश करे, उन पीपल को पनिश करे जो वायलेंस फैला रहे हैं। ठीक है। और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए जो पीपल सफ़र कर रहे हैं। दे ऑल्सो कैन फॉर्म कमीशंस टू गिव जस्टिस आफ्टर राइट्स एंड वायलेंस। उन्हें कमीशंस भी देने चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन investigating human rights violation. Sixth point is rehabilitation and relief work. After violence end, the government give victims by giving money, houses, jobs and support so that they can rebuild their lives। कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे कि वायलेंस खत्म हो गई तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए विक्टिम को। ठीक है। जिसने फेस की है सिचुएशन या जिसने डील किया है उसको, उस विक्टिम को क्या देना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए, घर देना चाहिए, जॉब देनी चाहिए और उसको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपने लिव को दोबारा से रिबिल्ड कर पाए। जैसे कि एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, कंपनसेशन फॉर पीपल हु लॉस्ट होम्स और फैमिली इन रोइड्स। कि जो भी कंपनसेशन देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अपना घर खो दिया हो किसी भी फाइट में या लड़ाई झगड़े में, दंगे में, उनको घर देना चाहिए। Seventh point is stopping outside support. Sometimes conflict inside the country is made worse by helping outside group or countries. The state must protect borders and stop illegal funding or arms. ठीक है।
उसके बाद आप इस आंसर को एंड करते हुए छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि स्टेट हैज़ एन इम्पोर्टेंट जॉब इन स्टॉपिंग एंड सॉल्विंग इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, कि जो स्टेट ये जो हमारा है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको स्टॉप कराने में सबसे बड़ा रोल किसका है? हमारे स्टेट का ही है। स्टेट के पास ही सारी पावर होती है कि वो इन स्टेट को रिड्यूस करा पाए, कम करा पाए या रोक पाए। इट शुड यूज़ बोथ फोर्स एंड पीसफुल मेथड। स्टेट को या जो हमारी गवर्नमेंट है उसको दोनों पावर्स को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो फोर्स हो चाहे वो पीसफुल मेथड हो। क्या मेंटेन करने के लिए? पीस मेंटेन करने के लिए। Along with maintaining law and order, the state should also solve people's problem. Law और order मेंटेन करने के साथ साथ स्टेट को लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी चाहिए, चाहे वो उन्हें जस्टिस दिलाना हो, डेवलपमेंट कराना हो। ये सब चीज़ें भी किसके अंडर आती है? स्टेट के अंडर ही आएगी, स्टेट के रूल्स के अंदर ही आएगी। ओनली देन कैन ट्रू एंड लॉन्ग लास्टिंग पीस बी बिल्ड विद द कंट्री। इसी के थ्रू हमारी वर्ल्ड में क्या हो सकता है? हमारी कंट्री में, यहाँ पे तो हम कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री में लॉन्ग लास्टिंग पीस ला सकते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा ये 5th क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, और कौन से आपको पेपर कोड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो पेपर कोड भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।